आज वॉल्ट डिज्नी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मिकी माउस, डिज्नीलैंड और बचपन की हजारों यादें आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आदमी ने दुनिया का सबसे मैजिकल एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाया, एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। जिस इंसान ने लाखों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, उससे एक न्यूज़पेपर ने ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि उसमें इमेजिनेशन की कमी है। और जिस आदमी ने आगे चलकर $130 बिलियन से ज्यादा की कंपनी खड़ी कर दी, उसका पहला बिजनेस इतनी बुरी तरह से फेल हुआ था कि वो लगभग बैंकरप्ट हो गए थे। आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी हर साल 80 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। डिज्नीलैंड और उसके थीम पार्क में हर साल दुनिया भर से लगभग 20 करोड़ लोग आते हैं। मिकी माउस से लेकर मार्वल तक, स्टार वॉर्स से लेकर पिक्सर तक, डिज्नी सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा एम्पायर है जिसने एंटरटेनमेंट का मतलब ही बदल दिया। लेकिन ये एम्पायर पैसों से नहीं बना, ये बना था बार बार टूटने के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत से। ये बना था उन रातों से जब सपने बहुत बड़े होते थे लेकिन जेब लगभग खाली थी। ये बना था उन धोखों से जहाँ लोगों ने उसके आइडियाज ही नहीं बल्कि उसके सबसे प्यारे कैरेक्टर तक को उससे छीन लिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर वॉल्ट डिज्नी ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल में हार मान ली होती तो शायद मिकी माउस कभी पैदा ही नहीं होता, डिज्नीलैंड कभी बनता ही नहीं और दुनिया लाखों खूबसूरत कहानियों से महरूम रह जाती। तो कैसे एक गरीब बार बार फेल होने वाला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा करने में कामयाब हुआ, हम आज जानेंगे वॉल्ट डिज्नी की पूरी कहानी। लेकिन वॉल्ट डिज्नी की कहानी किसी बड़े शहर के अमीर परिवार से शुरू नहीं होती। 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में पैदा हुए वॉल्ट डिज्नी का बचपन उतना मैजिकल बिल्कुल नहीं था जितना उनकी फिल्में आज लगती हैं। उनके पिता एलियास डिज्नी एक बहुत ही सख्त और अनुशासित इंसान थे। परिवार की आर्थिक हालत भी ज्यादा मजबूत नहीं थी और इसी वजह से वॉल्ट को बहुत छोटी सी उम्र में काम करना पड़ा। जब अक्सर बच्चे सुबह आराम से सो रहे होते तब वॉल्ट अंधेरे में उठकर घर घर न्यूज़पेपर पहुंचाया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तेज हवाएं, काम रुकता नहीं था। कई बार स्कूल पहुंचते पहुंचते वो इतने थक जाते कि क्लास में ही सो जाया करते थे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच वॉल्ट के पास एक चीज थी जो कोई उनसे छीन नहीं सकता था, वो थी उनकी इमेजिनेशन। जब भी उन्हें थोड़ा वक्त मिलता वो कागज पर स्केचेस बनाने लगते, कभी जानवरों के, कभी लोगों के और कभी उन कैरेक्टर्स के जो सिर्फ उनकी कल्पनाओं में मौजूद थे। शायद उस वक्त वॉल्ट खुद भी नहीं जानते थे कि ये छोटे छोटे स्केचेस एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन सपना देखना और उन्हें सच करना दो अलग बातें होती है और वॉल्ट के लिए असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जवानी में पहुंचते पहुंचते वॉल्ट ने एक बात समझ ली थी, वो पूरी जिंदगी न्यूज़पेपर बांटने या छोटी मोटी नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की भूख थी, कुछ ऐसा जो लोगों को खुश करे, उन्हें हंसाए और उनकी कल्पना को जिंदा कर दे। स्कूल खत्म होने के बाद वॉल्ट ने अपना करियर एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया। यही उनकी मुलाकात यूबी इवर्क नाम के एक टैलेंटेड आर्टिस्ट से हुई। दोनों की दोस्ती जल्दी ही एक पार्टनरशिप में बदल गई। दोनों के पास टैलेंट था, सपने थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो था पैसा। 1922 में वॉल्ट ने अपना पहला एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया जिसका नाम रखा लाफ ओ ग्राम स्टूडियो। उनका सपना था कि वो एनिमेटेड कहानियों को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश करे। शुरुआत में ये सब ठीक लग रहा था, क्लाइंट मिल रहे थे, प्रोजेक्ट आ रहे थे और वॉल्ट को लगने लगा कि शायद उनका सपना सच होने वाला है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कंपनी जितना कमा रही थी उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही थी। वॉल्ट हर नए प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाना चाहते थे, वो क्वालिटी पर समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में स्टूडियो कर्जों में डूबने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका वॉल्ट ने कभी सपना नहीं देखा था। लाफ ओ ग्राम स्टूडियो बैंकरप्ट हो गया, कंपनी बंद हो गई, एम्प्लॉयज चले गए और सपना टूट गया। उस वक्त तक वॉल्ट की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कई बार उनके पास ठीक से खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक छोटे से ऑफिस में सोते थे और नहाने के लिए रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते थे। ज्यादातर लोग इस जगह पर हार मान लेते। एक नौजवान जिसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया और कुछ ही समय में सब कुछ गंवा दिया, शायद दूसरा होता तो दोबारा रिस्क लेने की हिम्मत ना लेता। लेकिन वॉल्ट अलग थे। जब उनके पास होने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा तब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। सिर्फ कुछ डॉलर जेब में लेकर एक अधूरे सपने और बहुत सारी उम्मीदों के साथ
वॉल्ट हॉलीवुड के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि अगर वो यहाँ रुक गए तो उनका सपना यकीनन खत्म हो जाएगा। हॉलीवुड पहुंचने के बाद वॉल्ट ने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ मिलकर एक नया स्टूडियो शुरू किया। इस बार हालत पहले से बेहतर थी। दोनों भाई दिन रात मेहनत कर रहे थे और धीरे धीरे उनका काम लोगों के नजरों में आने भी लगा था। कुछ समय बाद वॉल्ट ने एक नई कैरेक्टर सीरीज बनाई जिसका नाम था एलिस कॉमेडीज। ये सीरीज ऑडियंस को पसंद आई और स्टूडियो को पहली बार थोड़ी स्टेबिलिटी मिलने लगी। लेकिन वॉल्ट सिर्फ गुजारा करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एनिमेशन की दुनिया में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पहले किसी और ने नहीं किया हो। 1927 में उन्होंने एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया, ओसवाल्ड द लकी रैबिट। ओसवाल्ड जल्दी ही हिट हो गया। ऑडियंस को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। स्टूडियोज खुश हो गए, पैसे आने लगे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि वॉल्ट डिज्नी की सालों की मेहनत रंग ला रही है। लेकिन वॉल्ट को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बस कुछ ही दूर था। 1928 में वॉल्ट न्यूयॉर्क गए। उन्हें लग रहा था कि ये मीटिंग उनके बिजनेस को और बड़ा बनाने वाली है। लेकिन मीटिंग के दौरान उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। ओसवाल्ड असल में उनका था ही नहीं। कैरेक्टर्स के लीगल राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉल्ट को यह भी पता चला कि उनकी एनिमेशन टीम के कई लोग भी उनके खिलाफ कर दिए गए। अगर वॉल्ट उनकी शर्तों को नहीं मानते तो वो न सिर्फ ओसवाल्ड को खो देते बल्कि अपनी टीम भी खो देते। ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं था, ये धोखा था। सालों की मेहनत से बनाया गया उनका सबसे सक्सेसफुल कैरेक्टर उनसे छीन लिया गया। एक पल में वॉल्ट ने लगभग सब कुछ खो दिया। जब मीटिंग खत्म हुई, वॉल्ट के पास न ओसवाल्ड था और न ज्यादातर आर्टिस्ट और न ही कोई साफ प्लान कि आगे क्या करना है। लेकिन कभी कभी जिंदगी का सबसे बुरा पल भी सबसे बड़ी शुरुआत बन जाता है। न्यूयॉर्क से हॉलीवुड लौटते वक्त वॉल्ट एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाहर की दुनिया तेजी से पीछे छूट रही थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, अब क्या। और इसी सफर के दौरान उन्होंने एक नया कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू किया, एक छोटा सा शरारती चूहा। उस वक्त वॉल्ट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके दिमाग में जन्म लेने वाला ये कैरेक्टर न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलने वाला है बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इतिहास भी बदलने वाला है। उस कैरेक्टर का नाम था मिकी माउस। मिकी माउस का आइडिया मिल जाना एक बात थी, लेकिन उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचाना एक बिल्कुल अलग चैलेंज था। उस समय एनिमेशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा था। वॉल्ट के पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे और अगर उनका अगला प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो शायद उनके स्टूडियो के लिए वापस खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन वॉल्ट ने एक चीज नोटिस की थी। 1927 में रिलीज हुई फिल्म द जैज सिंगर ने हॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। ये उन शुरुआती फिल्मों में से एक थी जिनमें सिंक्रोनाइज्ड साउंड का इस्तेमाल किया गया था। वॉल्ट को लगा कि अगर एनिमेशन को भी आवाज के साथ जोड़ा जाए तो ऑडियंस के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उस वक्त ज्यादातर कार्टून साइलेंट हुआ करते थे। साउंड एनिमेशन बनाना महंगा भी था और टेक्निकली मुश्किल भी था। लेकिन वॉल्ट ने फैसला कर लिया, या तो ये एक्सपेरिमेंट उनका करियर बना देगा या फिर सब कुछ खत्म कर देगा। 1928 में मिकी माउस की एक कार्टून फिल्म रिलीज हुई, स्टीमबोट विली। जैसे ही स्क्रीन पर मिकी माउस दिखा और उसके हर मूवमेंट परफेक्टली साउंड के साथ सिंक्रोनाइज्ड हुई, ऑडियंस हैरान रह गई। लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। थिएटर्स में बैठे लोग हंस रहे थे, तालियां बज रही थी और मिकी माउस को तुरंत पसंद करने लगे। स्टीमबोट विली एक जबरदस्त सफलता बन गई थी और कुछ ही समय में मिकी माउस अमेरिका का सबसे पहचाने जाने वाला कैरेक्टर में से एक बन गया था। जो आदमी कुछ महीने पहले अपने सबसे सक्सेसफुल कैरेक्टर को खो चुका था, उसने अब एक और बार एक बड़ा कैरेक्टर क्रिएट कर दिया था। लेकिन वॉल्ट डिज्नी की सोच सिर्फ एक सक्सेसफुल कार्टून कैरेक्टर तक सीमित नहीं थी। जब ज्यादातर लोग मिकी की सफलता का जश्न मना रहे थे, वॉल्ट पहले ही अपने अगले सपने के बारे में सोच रहे थे। एक ऐसा सपना जिसे सुनकर उस वक्त के लोगों ने कहा था कि ये कभी काम नहीं करेगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो या तो डिज्नी को हमेशा के लिए महान बना देता या फिर उस कंपनी को बर्बाद कर देता। वॉल्ट का अगला सपना था दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाना। आज ये बात आम लग सकती है, लेकिन 1930s में ये आइडिया इतना अजीब था कि इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट ने इसे पागलपन करार दे दिया था। उस वक्त कार्टून सिर्फ कुछ मिनट के होते थे। लोगों का मानना था कि कोई भी ऑडियंस 90 मिनट तक एनिमेटेड कैरेक्टर को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेगी। कई लोगों ने मजाक उड़ाते हुए इस प्रोजेक्ट को डिज्नी फॉली का नाम तक दे दिया था। लेकिन वॉल्ट को फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें यकीन था कि अगर कहानी मजबूत हो, कैरेक्टर्स यादगार हो और इमोशन सच्चे हो तो लोग एनिमेशन को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना लाइव एक्शन फिल्मों को करते हैं। ये प्रोजेक्ट था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ। फिल्म पर काम शुरू हुआ
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुश्किलें बढ़ती गई। बजट लगातार बढ़ रहा था, कंपनी का पैसा खत्म होने लगा। कई बार ऐसा लग रहा था कि फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन वॉल्ट रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कर्ज लिया, नए इन्वेस्टर्स ढूंढे और अपना सब कुछ एक ही सपने पर दांव पे लगा दिया। अगर स्नो वाइट फेल हो जाती तो डिज्नी स्टूडियो भी शायद खत्म हो जाता। आखिरकार 1937 में फिल्म रिलीज हुई और फिर वही हुआ जो वॉल्ट डिज्नी चाहते थे। उन्होंने दुनिया को एक बार और गलत साबित कर दिया। ऑडियंस फिल्म देखकर इमोशनल हो गई, लोग हंसे, रोए और कैरेक्टर से जुड़ गए। क्रिटिक्स जिन्होंने कभी इस प्रोजेक्ट के मजाक उड़ाया था, अब उनकी तारीफें कर रहे थे। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स एक हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने न सिर्फ डिज्नी को आर्थिक तौर पर मजबूत बना दिया, बल्कि एनिमेशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वॉल्ट डिज्नी के पास पैसा था, शोहरत थी, पूरे हॉलीवुड का सम्मान था, लेकिन उनके अंदर का सपने देखने वाला इंसान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो सिर्फ फिल्में नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ऐसी जगह भी बनाना चाहते थे जहां लोग उनके कहानियों को न सिर्फ देखें बल्कि उनके अंदर जी भी ले। और इसी सपने ने जन्म दिया वॉल्ट डिज्नी के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम था डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड का आइडिया वॉल्ट डिज्नी के दिमाग में अचानक से नहीं आया था। कई सालों से वो इस बारे में सोच रहे थे। एक दिन वॉल्ट डिज्नी अपने बेटियों के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में बैठे हुए थे। उनकी बेटियां राइड्स का मजा ले रही थी और वॉल्ट एक बेंच पे बैठकर उन्हें देख रहे थे। उसी दौरान उनके दिमाग में एक ख्याल आया, आखिर ऐसी जगह क्यों नहीं हो सकती है जहां पूरा परिवार एक साथ आकर मजे कर सके। उस दौर में ज्यादातर अम्यूजमेंट पार्क या तो बच्चों के लिए होते थे, उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। लेकिन वॉल्ट कुछ अलग बनाना चाहते थे। वॉल्ट एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां कहानियां जिंदा हो जाए, जहां लोग सिर्फ राइड पर ना बैठे बल्कि कुछ देर के लिए रोजमर्रा की जिंदगी भूलकर एक नए जहान में आ जाए। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलना आसान नहीं था। डिज्नीलैंड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे। कई इन्वेस्टर्स ने इस आइडिया को ठुकरा दिया। कई एक्सपर्ट ने कहा कि इतना बड़ा थीम पार्क कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। कुछ लोगों को तो ये भी लगता था कि वॉल्ट अपनी पूरी दौलत एक ऐसे सपने में बर्बाद कर रहे हैं जहां जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने पहले भी दुनिया की बात नहीं सुनी थी और इस बार भी उन्होंने नहीं सुनी। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल एसेट तक को दांव पे लगा दिया। कंपनी के रिसोर्सेज भी गिरवी रखे गए, लोन्स के लिए गए और पूरी टीम दिन रात काम करने लगी। आखिरकार सालों की प्लानिंग और मेहनत के बाद 17 जुलाई 1955 को डिज्नीलैंड ने अपने दरवाजे को खोल दिया। लेकिन ओपनिंग डे बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। ट्रैफिक जैम लग गए थे, बहुत सारी राइड्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कुछ जगहों पर पानी की कमी हो गई और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि नई डाली गई एस्फाल्ट पर कुछ महीनों में ही हाई हिल तक घासें आ गई। कई न्यूज़पेपर ने डिज्नीलैंड की खुलकर आलोचना की, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने हमेशा की तरह एक दिन की नाकामयाबी को अपनी किस्मत का फैसला नहीं बनाया। अगले कुछ महीनों में डिज्नीलैंड तेजी से पॉपुलर होने लगा। परिवार को वो एक्सपीरियंस पसंद आया जो वॉल्ट डिज्नी देना चाहते थे और धीरे धीरे डिज्नीलैंड अमेरिका का सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया। ये वही सपना था जिसे लोग कभी नामुमकिन कह रहे थे, अब हकीकत बन चुका था और वॉल्ट डिज्नी एक बार फिर दुनिया को गलत साबित कर चुके थे। आज वॉल्ट डिज्नी का नाम दुनिया के सबसे बड़े ड्रीमर्स और एंटरप्रेन्योर में लिया जाता है। डिज्नीलैंड से लेकर डिज्नी वर्ल्ड तक, मिकी माउस से लेकर मार्वल और स्टार वॉर्स तक, उनकी बनाई दुनिया आज भी हर साल करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। लेकिन अगर हम वॉल्ट डिज्नी की कहानी को ध्यान से देखें तो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट की माउस या डिज्नीलैंड नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हर बार टूटने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाना। जब उनका पहला बिजनेस फेल हुआ था, उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनसे ऑसवर्ल्ड छीन लिया गया, उन्होंने हार नहीं मानी। जब लोगों ने स्नो वाइट का मजाक उड़ाया, उन्होंने हार नहीं मानी। जब डिज्नीलैंड को नामुमकिन कहा गया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। और शायद इसीलिए वॉल्ट डिज्नी की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे बार बार बताया गया कि उसका सपना काम नहीं करेगा, लेकिन हर बार उसने दुनिया की बात सुनने के बजाय अपने विजन पे भरोसा किया। एक वक्त था जब उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं, और फिर एक वक्त आया जब उनकी कल्पना ने दुनिया के सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा कर दिया। शायद इसीलिए वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। और उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है, क्योंकि आखिर में सपने देखने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं और वॉल्ट डिज्नी उनमें से एक थे। डिज्नीलैंड की सफलता के बाद वॉल्ट डिज्नी सिर्फ एक फिल्म मेकर या बिजनेसमैन नहीं रहे थे, वो एक सिंबल बन चुके थे। एक ऐसे इंसान का सिंबल जिसे बार बार रिजेक्ट किया गया, जो बार बार फेल हुआ, लेकिन
जिसने कभी भी अपने सपने देखना छोड़ा नहीं। जब लोग कहते थे कि एनिमेशन से फ्यूचर नहीं बन सकती, तब वॉल्ट ने स्नो वाइट बना दी। जब लोग कहते थे कि एक कार्टून कैरेक्टर ने दुनिया को दीवाना नहीं बना सकता था, वॉल्ट ने मिकी माउस बना दिया। और जब लोग कहते थे डिज्नीलैंड जैसे थीम पार्क का कोई फ्यूचर नहीं है, वॉल्ट ने उनके सामने एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी। लेकिन वॉल्ट की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्रिएटिविटी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर बार गिरने के बाद भी फिर से खड़े हो जाने की हिम्मत। और यही चीज एक गरीब लड़के को दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट एम्पायर का फाउंडर बनाने वाली थी।